अगर आप पुलिस स्टेशन जाओ और बताओ कि आपके दोस्त को किसी ने पीट पीट कर बुरी तरह जख्मी कर दिया है, या सपोज करो आपने किसी को मर्डर करते हुए देखा है और आप पुलिस स्टेशन में जाके ये बताओ, तो क्या पुलिस ऑफिसर को मैंडेटरी एफआईआर रजिस्टर करनी होगी, या पुलिस पहले जांच कर सकती है कि जो आप बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो कि गलत? आज इसी टॉपिक पे हमारी सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट है। नमस्कार, हेलो। हम सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट्स इन वीडियो के माध्यम से समझेंगे। इस बारी की जो जजमेंट है उसका नाम है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इससे पहले भी 3 और फैसले ललिता कुमारी जजमेंट पे आ चुके हैं। 2008 में आए थे और एक 2012 में। 2012 वाले में 3 जज के बेंच ने ये मामला 5 जज के बेंच को रेफर किया था। ये जजमेंट आई है नवंबर 2013 में ललिता कुमारी की, और 5 जज का बेंच ने इसे डिसाइड किया है। 5 जज का बेंच मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। हमारे संविधान के आर्टिकल 145 के तीसरे हिस्से में कहा गया है, जब भी कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना होगा, तो उसको 5 या 5 से ज्यादा जज डिसाइड करेंगे। तो 5 जज के बेंच ने इस केस पे फैसला किया। जस्टिस पी सत्ता शिवम उस टाइम के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने ये जजमेंट लिखी है। ललिता कुमारी एक माइनर गर्ल है, उनको किडनैप कर लिया गया। उनके फादर ने 2008 में पुलिस में कंप्लेंट की, पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर नहीं की। फिर उन्होंने एसपी को लिखा, फिर एफआईआर रजिस्टर कर ली गई लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर उन्होंने हिबियस कॉर्पस की पिटीशन डाली। हिबियस कॉर्पस एक रिट होती है जिसका मतलब होता है टू ब्रिंग द बॉडी ऑफ, तो उन्होंने हिबियस कॉर्पस की पिटीशन डाली। फिर सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि हर देश में बहुत डिस्पैरिटी है एफआईआर रजिस्टर करने के तरीके में। जैसे सीबीआई मैनुअल में लिखा गया है कि एफआईआर रजिस्टर करने से पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी जरूरी है। तो क्योंकि ये सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ था तो 5 जज के बेंच को रेफर किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट, हम सबसे पहले सेक्शन 154 सीआरपीसी को समझ लेते हैं। सेक्शन 154 में कहा गया है कि इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल ऑफेंस, इसी सेक्शन के अंडर एफआईआर रजिस्टर की जाती है। ये सीआरपीसी का सेक्शन है। सीआरपीसी मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। उसमें लिखा गया है कि अगर ओरली कोई सूचना दी गई है तो उसको रिटन फॉर्म में करेगी पुलिस, और चाहे फिर ओरल हो या रिटन, उसको जिसने इंफॉर्मेशन दी है उसके साइन लिए जाएंगे। इसमें वर्ड यूज किया हुआ है शैल। पुलिस शैल रिड्यूस इट इनटू राइटिंग। तो वर्ड जो यूज है 154 में शैल वर्ड यूज किया गया है, और पुलिस जिसने कंप्लीट किया उसको एक कॉपी भी देंगे। उसमें इस जजमेंट में जो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है वो ये है कि क्या एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, हम ये सेक्शन 2C सीआरपीसी में बताया गया है, जिसमें ज्यादातर सजा 3 साल या 3 से ज्यादा की होती है। कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस को पावर होती है बिना वारंट के वो अरेस्ट कर सकते हैं। तो इस केस में ये बताया गया है कि अगर पुलिस के पास कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना मिले तो पुलिस क्या एफआईआर रजिस्टर करेगी? मैंडेटरी है, क्या वो बाउंड है रजिस्टर करने को, या फिर वो पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकती है? इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में डिसाइड किया। तो 2 कंसर्न है। पहली कि अगर पुलिस एफआईआर रजिस्टर ना करे तो जो विक्टिम है या जिसने कंप्लेंट की है उसके राइट पे असर पड़ता है। दूसरी, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस साफ नहीं बताए गए हैं और फिर भी पुलिस एफआईआर रजिस्टर कर ले तो क्या अक्यूज के राइट्स पे फर्क नहीं पड़ेगा? उसके आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी पे फर्क नहीं पड़ेगा? तो इन 2 कंसर्न्स के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले कहा कि एफआईआर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इससे जो क्रिमिनल लॉ है वो सेट इनटू मोशन, वो हरकत में आता है ताकि जांच की जा सके और अपराधी को सजा दी जा सके। अभी जो हमारा सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये 1973 का है। सबसे पहले सीआरपीसी 1861 में आया था, फिर 1872 में, फिर 1882 में, फिर 1898, फिर ये सीआरपीसी आया है। तो इस सीआरपीसी से पहले भी 4 सीआरपीसी थे। अब सुप्रीम कोर्ट उसके बाद पॉइंट वाइज उन्होंने एक एक चीज डिस्कस की है। सुप्रीम कोर्ट आते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्शन 154। अब सेक्शन 154 में लिखा गया है कि एनी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, इफ गिवन ऑरली शैल बी रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग। तो वर्ड यूज हुआ है शैल, ये राइटिंग में लिख करना ही करना है। अब 2 चीजें हैं इसके अंदर। पहली, देयर मस्ट बी एन इंफॉर्मेशन, सूचना दी गई हो। सेकेंडली,
वो जो सूचना है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस की हो। तो अगर ये दोनों रिक्वायरमेंट पूरी होती हैं तो पुलिस ऑफिसर बाउंड है एफआईआर रजिस्टर करने के लिए। इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन हो। तो पुलिस ऑफिसर को चेक नहीं करना है कि वो सूचना सही है कि नहीं, उनको एफआईआर रजिस्टर करनी ही होगी। अब दूसरे टॉपिक पे सुप्रीम कोर्ट आए, वर्ड शैल पे। और शैल वर्ड जो है वो मे से अलग है। मे में डिस्क्रिशन होता है, यानी आपकी मर्जी है, आपको ठीक लगे तो आप करो, आपको ठीक ना लगे तो मत करो। शैल में आप बाउंड होते हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन्होंने कानून बनाया है उन्होंने वर्ड यूज किया है शैल इस सेक्शन में, सेक्शन 154 सीआरपीसी में। तो अगर शैल यूज किया है तो उसमें मैंडेटरी नेचर है। अब हमें यह भी समझ में आता है कि जो हमारे एमपीज हैं, जो कानून बनाते हैं, उनका रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि सेक्शन 39 सीआरपीसी का वो हर व्यक्ति को ड्यूटी देता है कि अगर उन्हें कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी और उसमें लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस हैं सेक्शन 39 में, कि अगर कोई उन ऑफेंसेस में से कोई ऑफेंस होते हुए आप देखो, कोई क्राइम, अगर संगीन कोई आप क्राइम होते हुए देखो, तो आपको उसके बारे में रिपोर्ट करना ही होगा मजिस्ट्रेट को या कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि अगर किसी आम नागरिक को तो आप ड्यूटी दे रहे हो मैंडेटरी तौर पे कि रिपोर्ट करना ही होगा, लेकिन पुलिस को आप बोल रहे हो कि आप रिपोर्ट कर, आप रजिस्टर करो ना करो, तो ये तो बात ठीक नहीं हुई। यानी एक तरफ आप आम नागरिक को जब आप ड्यूटी दे रहे हो तो पुलिस के को भी मैंडेटरी नेचर होना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट एक और टॉपिक पे आते हैं, बुक या डायरी। क्योंकि सेक्शन 154 में जो वर्ड यूज किया है कि वो इंफॉर्मेशन लिखोगे कहां पे, वो बुक में, बुक लिखा हुआ है। अब डायरी वर्ड, हर पुलिस स्टेशन में एक स्टेशन डायरी या डेली डायरी बोलते हैं, उसमें अपनी डेली की वो चीजें लिखते हैं, कौन आया कौन गया, कब किसकी ड्यूटी कैसे हुई। अब ये डायरी वर्ड सेक्शन 154 पुलिस एक्ट, ये 1861 का एक्ट था, उसमें वर्ड यूज हुआ है डायरी। और जो हमारा सबसे पहला सीआरपीसी था 1861, उसमें भी सीआरपीसी में डायरी वर्ड यूज हुआ था। लेकिन उसके बाद से जितने भी सीआरपीसी आए, यानी अभी तक के 5 हो गए हैं, उनमें हर एक में बुक वर्ड यूज किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस का नाम लिया मधुबाला वर्सेस सुरेश कुमार, ये 1997 की जजमेंट थी। उसमें कहा गया था कि एफआईआर को एफआईआर रजिस्टर में लिखना होगा, उसमें 200 पेज होंगे और हर एक का एक एनुअल नंबर होता है, एक यूनिक नंबर होता है, ताकि एफआईआर की अलग से पहचान ट्रैक की जा सके, उसकी पहचान हो सके। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि हमारे संविधान का 7th शेड्यूल, इसमें 3 लिस्ट दी गई है, सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। सेंटर लिस्ट में जो आइटम्स हैं उसमें सेंटर कानून बना सकता है, स्टेट लिस्ट में जो आइटम है उसमें स्टेट कानून बनाता है। उस स्टेट लिस्ट के दूसरे में पॉइंट में आइटम नंबर में बताया गया पुलिस, तो पुलिस के बारे में स्टेट कानून बनाएगा। और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर स्टेट और सेंटर दोनों कानून बनाते हैं, लेकिन अगर कोई डिस्पैरिटी है तो सेंटर का कानून प्रिवेल करेगा। और कॉन्करेंट लिस्ट के दूसरे आइटम में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड दिया हुआ है कि क्रिमिनल प्रोसीजर पे सेंटर कानून कॉन्करेंट लिस्ट में है। और क्योंकि सेंटर ने कानून बनाया हुआ है और डिस्पैरिटी अगर है, यानी अगर डायरी जो कि पुलिस एक्ट में है, और पुलिस एक्ट कुछ सिर्फ 1861 का नहीं है, कई स्टेट्स ने अपने पुलिस एक्ट बना रखे हैं, तो अगर पुलिस एक्ट में डायरी वर्ड यूज किया हुआ है और सीआरपीसी में बुक वर्ड यूज किया हुआ है, दोनों में अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो उसमें सेंटर का लॉ प्रिवेल करेगा, यानी सेक्शन 154 सीआरपीसी ये प्रिवेल करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बुक और डायरी की कंफ्यूजन ऐसे दूर की कि जो सूचना एफआईआर की आप होगी वह बुक के अंदर एंटर करोगे, जिसको हम एफआईआर रजिस्टर बोलते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है इंफॉर्मेशन में। अब सीआरपीसी के ही सेक्शन 41 में, जिसमें पुलिस के पास पावर होती है अरेस्ट करने की, उसमें कहा गया है कि इंफॉर्मेशन जो है वो रीजनेबल कंप्लेंट हो या क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हो, यानी भरोसे के लायक हो इंफॉर्मेशन या रीजनेबल हो। ये 2 शब्द जोड़े हुए हैं कंप्लेंट के साथ, रीजनेबल और क्रेडिबल। लेकिन सेक्शन 154 में ऐसा कोई प्रीफिक्स, ऐसा कोई वर्ड नहीं जोड़ा हुआ, सिर्फ कंप्लेंट है। तो यानी अगर सिर्फ इंफॉर्मेशन वर्ड यूज की हुई है, तो अगर इंफॉर्मेशन है तो पुलिस को रजिस्टर करना ही होगा, ये नहीं चेक करेगी कि इंफॉर्मेशन क्रेडिबल है या रीजनेबल है। अब इसके बाद अगले टॉपिक पे आते हैं, सुप्रीम कोर्ट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। एक आर्गुमेंट दिया गया, क्योंकि हमारा आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट में कहा गया, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, नो वन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट थ्रू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। और ये प्रोसीजर कैसा हो, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था
मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 की जजमेंट थी कि वो जो प्रोसीजर है वो रीजनेबल, जस्ट और फेयर हो। तो सुप्रीम कोर्ट में एक आर्गुमेंट दिया गया कि अगर पुलिस को लग रहा है कि ये सूचना सही नहीं है तो उसको प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होनी चाहिए, वही फेयर प्रोसीजर होगा। ये आर्गुमेंट दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसका जवाब कैसे दिया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऊनियस एस्ट एक्सक्लूजन अल्ट्रियस, इसका मतलब है कि एक्सप्रेशन ऑफ वन थिंग इज द एक्सक्लूजन ऑफ अदर, कि अगर एक चीज को इंक्लूड किया, एक चीज को एक्सप्रेस कर रहे हो तो बाकी चीजें एक्सक्लूड हो गई अपने आप। तो अगर शैल कहा गया है यानी मैंडेटरी नेचर है, तो ऑप्शन है ही नहीं कि पुलिस वाला अपना डिस्क्रिशन का एक्सरसाइज करे। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर वो जो सीबीआई मैनुअल के बारे में मैंने शुरू में बताया था, उसमें उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई मैनुअल कोई स्टैट्यूट नहीं है, कोई कानून नहीं है, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है जो कि सीबीआई ऑफिसर्स की गाइडेंस के लिए है सिर्फ। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफआईआर जल्दी रजिस्टर करने के क्या फायदा होगा? पहली कि क्रिमिनल लॉ जो है वो फटाफट से मोशन में आएगा। दूसरी कि उसको एम्बेलिश करने का मतलब उसके फैक्ट्स को बदलने के चांस बहुत कम होंगे अगर फटाफट से एफआईआर रजिस्टर की जाए। अब आखिर में सुप्रीम कोर्ट आते हैं, इज देयर अ लाइक्लीहुड ऑफ मिसयूज ऑफ दिस प्रोविजन, कैसे मिसयूज होगा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आर्बिट्रेरी अरेस्ट की जाए तो आर्टिकल 21 का उल्लंघन हो जाता है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफआईआर रजिस्टर करना और अरेस्ट करना ये दोनों अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको आपस में कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। इंसान को अरेस्ट ना किया जाए इसके काफी और सेफगार्ड्स हैं, कि इन्वेस्टिगेशन से पहले के भी सेफगार्ड है, इन्वेस्टिगेशन के बाद के भी सेफगार्ड हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफआईआर रजिस्टर हो गई है, इसका यह मतलब नहीं है कि अक्यूज को एकदम से अरेस्ट कर लिया जाए। अरेस्ट से बचने का तरीका या सेफगार्ड्स सुप्रीम कोर्ट ने कहे कि जैसे 157 सेक्शन सीआरपीसी में उसमें ग्राउंड्स है कि पुलिस को अगर सही ना लगे कि ग्राउंड नहीं है तो वो इन्वेस्टिगेशन भी ना करे। या सेक्शन 173 जिसमें पुलिस फाइनल रिपोर्ट देती है, उसमें पुलिस को अगर लगे कोई क्राइम नहीं हुआ है तो तब क्लोजर रिपोर्ट दी जा सकती है। और अगर एफआईआर ही फॉल्स हो तो कंप्लेनेंट के खिलाफ भी केस किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे करके सारे पॉइंट समझाए। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने कंक्लूड किया, उन्होंने सबसे पहले बोला कि रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर मैंडेटरी है, एफआईआर रजिस्टर करनी ही होगी अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस बताया गया है, उसमें कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने की पावर नहीं है। दूसरा, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके पता किया जा सकता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है कि नहीं। और कंप्लेंट अगर क्लोज की जाती है तो कंप्लेनेंट को 1 हफ्ते के अंदर बताना पड़ेगा कि आपकी कंप्लेंट क्लोज कर दी गई है। अब सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल आखिर में कुछ एक्सेप्शंस बताए, लॉ ले डाउन किया कि मैंडेटरी है लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शंस बताए कि इन केसेस में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जा सकती है। और ये उदाहरण के तौर पे उन्होंने 5 बताए हैं, इनसे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो पहला कि अगर कोई शादी के डिस्प्यूट हैं या परिवार के डिस्प्यूट हैं उसमें पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर ली जाए। दूसरा, अगर कोई कमर्शियल डिस्प्यूट है, व्यापार से जुड़े हुए डिस्प्यूट हैं। तीसरा, मेडिकल नेग्लिजेंस है, जैसे किसी डॉक्टर ने सर्जरी करते हुए उस पर लापरवाही का आरोप है, उसमें प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की जाए। फोर्थ है अगर करप्शन के जो केसेस हैं उनमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जाए। लास्ट है अगर ज्यादा डिले हो या 3 महीने से ज्यादा की डिले की गई है कंप्लीट करने में तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जाए। ये सुप्रीम कोर्ट ने 5 एक्सेप्शन कही और कहा कि ये सिर्फ 5 नहीं है, ये उदाहरण के तौर पे हम 5 बता रहे हैं। तो लिस्ट जो है वो इलस्ट्रेटिव है। तो ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने लॉ को समझाया और बताया कि कैसे पुलिस को एफआईआर रजिस्टर करना मैंडेटरी है। तो ये थी हमारी इस बार की लैंडमार्क जजमेंट। हम अगले वीडियो में एक और लैंडमार्क जजमेंट को आपके साथ समझेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।